तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम ध्यान। देखिए, आज अर्थव्यवस्था की ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं आज आपको कराने वाला हूं हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। इससे पहली क्लास में मैंने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी आपको कराया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। देखिए, वैसे बहुत थोड़े से दिन बचे हैं और इन थोड़े से दिनों में आप तैयारी कैसे कर सकते हो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ये सारे टॉपिक जो साइड में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक अर्थशास्त्र से ही जुड़े हुए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछे जाने हैं। यूपी ट्रिपल एस सी का एक क्षेत्र होता है और उसी से वो पेपर बनाती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो आपने इससे बाहर नहीं जाना है। ये सारी चीजें ही एग्जाम के अंदर बनने वाली है। केवल 5 नंबर का पोर्शन है, तो ज्यादा इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है और इतना डीप भी आपने नहीं पढ़ना। जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं वो सारी चीजें आपके काम की हैं और इस वीडियो में मैंने बहुत सारा डाटा एक्स्ट्रा रखा है जो आपके बहुत काम आने वाला है। जरूरी नहीं कि वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो, लेकिन एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा है उस डाटे की। तो चलिए, आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं ये है हरित क्रांति की, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसको आपने समझना है। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी भारत के अंदर। देखिए, 1947 से आते आते 1960 के दशक तक भारत के अंदर जो जनसंख्या थी बहुत तेजी से बढ़ी थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर इसकी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर डिपेंड है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी जो आय का साधन है वो कहीं ना कहीं कृषि है। और विश्व स्तर पर देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ ऐसे बीजों को बनाया जा रहा था जेनेटिक रूप से, जिससे कि फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और दूसरा, भारत के अंदर देखिए 2 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ है चीन के साथ, तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और दूसरा पाकिस्तान के साथ। तो उससे भी कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत कृषि प्रधान देश है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए कृषि ही सबसे बड़ा उसका साधन हो सकता था। तो हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हरित क्रांति को आपने समझना है। पहले तो ये देखना है कि इसका तात्पर्य क्या होता है। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, बस समझ लीजिए कि हरित क्रांति होती क्या चीज है। देखिए, इसके अंदर होता है उच्च उत्पादकता प्रजाति वाले बीजों द्वारा की जाने वाली खेती को आप हरित क्रांति में रख सकते हो। लेकिन हरित क्रांति जब भारत के अंदर स्टार्ट हुई थी, विश्व स्तर पे तो आप कह सकते हो कि जेनेटिक बीजों से की जाने वाली खेती हरित क्रांति। लेकिन भारत के अंदर बहुत सारी चीजें इसके अंदर रखी गई थी, जैसे रोजगार का सिस्टम रखा गया था, इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार हरित क्रांति में जोड़ा गया है और बहुत सारी चीजें इसके अंदर रखी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे कि हरित क्रांति से तात्पर्य है क्या चीज। देखिए, यहां आप समझ सकते हो, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। जैविक प्रौद्योगिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से विकसित किए जाने वाले बीज और उन्हीं से जो खेती की जाती है वही हरित क्रांति कहलाती है। हरित क्रांति 3 चीजों पर निर्भर करती है। वैसे तो मैं बताऊं आपको, कृषि जो है वो 3 ही चीजों पर निर्भर करती है। एक तो आपका बीज, खाद और सिंचाई पर। बस चीजें ये हैं कि पहले प्राकृतिक रूप से ये सारी चीजें की जाती थी, लेकिन बाद में जैसे ही हरित क्रांति का चलन स्टार्ट होता है तो ये सब जेनेटिक रूप से की जाने लगी। खाद देखिए, आपको जो यूरिया वगैरह का इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाने लगा। सिंचाई का आधुनिकीकरण किया गया। तो मैंने बताया कि केवल बीजों का ही उत्पादन नहीं था, इसके अंदर हरित क्रांति में काफी सारी चीजों को जोड़ा गया था। तो जेनेटिक बीज, उर्वरक और उसके साथ साथ आधुनिक सिंचाई उपकरण, ये सारी चीजें इसके अंदर जोड़ी गई थी। हरित क्रांति का शाब्दिक मतलब शब्द जो है वो सबसे पहले दिया गया था विलियम ग्वार्ड के द्वारा। तो इसके प्रतिपादक यानी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन नामक शब्द के प्रतिपादक कभी भी आपसे पूछा जाता है, इसके जन्मदाता विलियम ग्वार्ड है। हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1960 के दशक में और नॉर्मन बोरलॉग जी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। इसीलिए इनको इंटरनेशनल लेवल पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यानी विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, या ये कह सकते हो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। तो हरित क्रांति के जनक के रूप में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में नॉर्मन बोरलॉग जी को जाना जाता है। और इसीलिए देखिए, इन्होंने एक उच्च उपज वाले किस्मों के बीजों का जो
उत्पादन किया था या विकसित किए थे इन बीजों को, इसीलिए इनको 1970 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार विश्व में सर्वोच्च पुरस्कारों में जाने जाते हैं। अच्छी किस्म के बीज बनाने की वजह से ही, अच्छी किस्म के जेनेटिक बीज इन्होंने बनाए थे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाया था इन बीजों के द्वारा, तो इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हरित क्रांति विश्व स्तर पर जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका सबसे ज्यादा जो फैक्ट पड़ा है वो मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा है। भारतीय उपमहाद्वीप पर तो इतना ज्यादा फैक्ट पड़ा है कि आप ये कह सकते हो कि हरित क्रांति एक पूरी क्रांति के रूप में ही भारत के अंदर जानी जाती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। इस सारे जो यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा, इस डाटे से आपने एक तो ये चीज याद रखनी है, हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है विश्व स्तर पर, और इसका शब्द किसने, इसके शब्द के प्रतिपादक कौन है, विलियम ग्वार्ड हैं। बाकी ऊपर से कुछ याद नहीं रखना आपने। 1960 में स्टार्ट हुई थी और शांति का नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था, तो 1970 में दिया गया था। विश्व स्तर पर मैक्सिको आपसे पूछा जा सकता है, जहां पर प्रारंभिक रूप से ये सफल रही थी। भारत की बात करते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। एम.एस. स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक हैं भारत के अंदर। और हरित क्रांति नहीं, कई बार तो एग्जामों में ऐसे हरित क्रांति, उसके बाद सदाबहार क्रांति या कृषि के पुनर्जागरण के जनक भारत में किसको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाता है। और भारत में शुरुआत कब होती है, तो 1966 और 67 में इसकी शुरुआत होती है। ये चीज पता होनी चाहिए। इतना ही डाटा आपसे पूछा जाएगा। बाकी सबसे पहले इसमें कौन सी फसल को रखा गया था, तो गेहूं को, उसके बाद चावल को रखा गया। और क्षेत्रों की बात करें जहां पर यह प्रारंभ की गई थी, पूरे भारत में हरित क्रांति स्टार्ट नहीं हुई थी। हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होती है। तो आपने ये डाटा याद रखना है। बस इतने ही चीजें पैट के लिए बन सकती हैं, वैसे इससे ज्यादा है भी नहीं, ये इतना ही पोर्शन है। आगे बात करते हैं तो आगे हरित क्रांति के उद्देश्य, उद्देश्यों में कभी भी आपसे क्वेश्चन वन लाइनर नहीं बनाएगा, यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हालांकि पैट के लिए तो संभव है नहीं, लेकिन आगे कोई एग्जाम होगा तो उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं ये। तो हरित क्रांति के उद्देश्य क्या रहे हैं, रोजगार। रोजगार देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है, तो नॉर्मली यहाँ पर रोजगार कृषि से मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, भारत की इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ करेगी। वैज्ञानिक अध्ययन करना था। वैज्ञानिक अध्ययन कैसे करना था, देखिए पौधे जो होते हैं, पौधे क्या, फसल जो होती है, फसल में कोई बीमारी आ जाए, कहां पर कैसी फसल उगाई जा सकती है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, विषम और अनुकूल जलवायु के लिए कौन सी फसल उगाई जा सकती है, यानी विषम जलवायु में आप कैसी फसल ले सकते हैं, ये सारा अध्ययन करने के बाद ही हरित क्रांति, यानी इसके उद्देश्य थे ये। कृषि का वैश्वीकरण किया जाना चाहिए, किया गया, इसी के अंदर उद्देश्य रखा था। देखिए विश्व स्तर पर जो भी भारत के अंदर फसल होती थी उसको विश्व स्तर तक पहुंचाना था, ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे। कृषि क्षेत्रों का विस्तार करना था। सिंपल सी बात है, भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके साथ साथ कृषि क्षेत्रों का विस्तार भी होना आवश्यक है। दोहरी फसल, इससे पहले जो था सिंगल फसल ली जाती थी, साल में एक ही फसल ली जाती थी, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया कि आप 2 फसल उगा सकते हो साल के अंदर। एक किसान, वैसे तो आप जो आधुनिक समय अब चल रहा है यहाँ तो 4-4 फसलें भी साल में ली जाती हैं, और कई बार तो ऐसे भी होता है कि 4 से अधिक फसलें भी, बीच में 2-2 फसलों को बोकर भी ली जाती है, 2 फसलें एक साथ बो दी जाती हैं खेत के अंदर। आगे बात करें, उन्नत आनुवांशिकी बीजों का उपयोग किया जाना था, यानी कि जेनेटिक बीजों का उपयोग किया जाना था, यही इसके उद्देश्य थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इतने याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आपको पता होना चाहिए ये चीजें। द्वितीय हरित क्रांति की बात करते हैं तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत होती है आपकी 2006 में। 2006 में द्वितीय हरित क्रांति क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि 1960 के दशक से स्टार्ट होकर 2006 के दशक तक आते आते, यानी 2006 तक आते आते हरित जो क्रांति ये थी आपकी कृषि थी, कृषि के अंदर देखिए काफी चीजों का औद्योगिकरण किया गया। भारत के अंदर कृषि को ही बढ़ावा नहीं दिया गया, औद्योगिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया गया। अब औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की वजह से पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, तो उस नुकसान से विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई। विषम परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, कई बार तो काफी ज्यादा बारिश हो जाती है जिससे फसल खराब हो जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, जैसे इस बार अभी सूखा पड़ा है, इस बार इतना उत्तर भारत में अच्छी बारिश नहीं हो पाई है।
तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियां थी, पर्यावरण में कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव नहीं थे। तो प्रदूषण रहित कृषि का विकास करना इसका प्रमुख लक्ष्य था द्वितीय हरित क्रांति का। आई थी कब? 2006 में। और ये भी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस ही बनेंगे। आप चाहो तो यहाँ वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो, लेकिन समझ लीजिए आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट ही है ये। ऐसा नहीं कह सकते कि आजकल पेपर का शेड्यूल भी ऐसा ही बन रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं। आपने वन विभाग का पेपर देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश में, तो वो भी इसी टाइप से बना था, स्टेटमेंट बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन थे उसके अंदर भी। हालांकि वो भी पैट के जैसा ही पेपर था, ज्यादा मतलब ये नहीं कह सकते उच्च लेवल का पेपर था। तो पर्यावरण और जल संरक्षण इसके प्रमुख उद्देश्य रखे गए थे। कृषि उत्पादों का विपणन करना, सिंचाई का आधुनिकीकरण करना, कृषि उत्पादों और भंडारणों का शीत गृह कैसे? देखिए, कोल्ड स्टोर बनाए जाते हैं, जैसे आलू वगैरह, और बेमौसम की सब्जियां कोल्ड स्टोर में रख दी जाती हैं और फिर बाद में बिना मौसम के उनको प्रोवाइड की जाती है मार्केट में। तो यही कोल्ड स्टोरों का भंडारण। कृषिगत आय में वृद्धि करना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य के साथ कृषि को जोड़ना। देखिए, जब भी आप कृषि के साथ आप पशुपालन को जोड़ दोगे, यहाँ प्लस पशुपालन कर दोगे, तो ये कृषि कहलाएगी मिश्रित कृषि। तो ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती किसको कहा जाता है? कृषि के साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। कृषकों को और संयोजित करना, यही इसके लक्ष्य रखे गए थे, उद्देश्य थे, बाकी इसमें कुछ नहीं था। आप इस चीज को पॉइंट फोकस कर सकते हो। दालों के उत्पादन को हरित क्रांति से 2014 में पीएम मोदी जी के द्वारा जोड़ा गया। ये पॉइंट आपके लिए इस वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आपको ये तो जरूर ही पता होना चाहिए, तो रट्टा मार लीजिए। द्वितीय हरित क्रांति कब स्टार्ट होती है? 2006 में। और किस लिए स्टार्ट होती है? तो प्रदूषण रहित कृषि के विकास के लिए स्टार्ट होती है। आगे कुछ प्रमुख क्रांति हैं जो आपको पता होने चाहिए। ज्यादातर जहां तक मैं उम्मीद करता हूं तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। हरित क्रांति दी है तो इसी से आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए, प्रमुख क्रांति गोल क्रांति आलू से स्टार्ट होती है, यानी आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए थी गोल क्रांति। जैसे आलू गोल होता है उसी लिए गोल क्रांति आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। चांदी क्रांति यानी कि सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन के लिए थी। स्वर्णिम क्रांति शहद और फल। देखिए, शहद का कलर थोड़ा सा गोल्डन ही होता है, तो गोल्डन क्रांति शहद और फल उत्पादन के लिए थी। स्वर्णिम तंतु इंपोर्टेंट है, स्वर्णिम तंतु, तो ये जूट उत्पादन के लिए थी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, इसको हम अभी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तो ये दुग्ध उत्पादन के लिए थी, यहां पर भी आप पढ़ सकते हो। भूरी क्रांति, ये कहवा और कॉफी उत्पादन के लिए थी। भूरी क्रांति कहते हो तो ये कहवा और कॉफी दोनों एक ही होती हैं, दोनों का एक ही नाम है। गैर परंपरागत ऊर्जा इसके उत्पादन के लिए थी। इंद्रधनुष क्रांति, कृषि से संबंधित सभी क्रांति इंद्रधनुष क्रांति के अंदर रखी जाती है। तिरंगा क्रांति की बात करें तो तिरंगा में देखिए हम 4 रखते हैं, वैसे तो 3 है बेसिक रूप से तो, लेकिन इसके अंदर नीली क्रांति जो अभी हाल फिलहाल में जोड़ी गई है वो स्वच्छ जल से जोड़ी गई है। तो सफेद क्रांति मवेशी संरक्षण के लिए, मवेशी जैसे गाय भैंस बकरियां होती है ना, उनको संरक्षित करने के लिए। हरित क्रांति की बात करें तो दालें उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। भगवा क्रांति सौर ऊर्जा, आजकल सौर ऊर्जा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और इसका हेडक्वार्टर आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर मिलने वाला है। नीली क्रांति मछली या मत्स्य, एक ही बात है। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए है। पीली तिलहन, जो भी जहां से तेल निकलता है, ये कह सकते हो कि जिस खेती से नहीं, जिस फसल से तेल वगैरह निकलता है, जैसे आपकी सरसों हो गई और राई हो गई और काफी सारी ऐसी चीजें हैं, तिलहन क्रांति जहां से तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति आ जाएगी कृषि और दालों के लिए, ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, बस ये ऐसे ही लिखा गया। धूसर क्रांति उर्वरक, देखिए उर्वरक उत्पादन, सिंपल सी बात है, जो अपनी हरित क्रांति है उसमें उर्वरकों का अच्छा इस्तेमाल किया जाना था ताकि फसल खराब ना हो और काफी अच्छी फसल हो जाए और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़े। गुलाबी क्रांति की जब हम बात करेंगे तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, या ये कहें कि झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आई थी। लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए। तो प्रमुख क्रांति हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और मैंने बताया भी, संभावित है कि आपका यहां से ही पैट में कोई क्वेश्चन बनना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारा डाटा ऐसा है जो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा रख रहा हूं, हालांकि ये इससे नहीं जुड़ा हुआ लेकिन कृषि से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको ये डाटा भी पता होना चाहिए।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कई बार ऐसे दे देता है ये लिखकर ICAR की फुल फॉर्म बताइए, तो इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना इसकी 1929 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। मोटो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो जो हमारे कृषि मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष भी होते हैं। कार्य क्या है इसका, तो कार्य आपको पता होना चाहिए, कृषि अनुसंधान, प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े सभी मामले। अब ये चीज समझ लीजिए, भारत के अंदर जितने भी जेनेटिक बीज बनाए जाते हैं या इन पर रिसर्च किया जाता है या कोई इंस्टीट्यूट है कृषि से जुड़ी हुई, उन सबको होल्ड करने का काम है ICAR का। इसके द्वारा एक बुक जारी की गई थी 1961 में, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये बुक कभी भी पूछी जा सकती है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा जारी की गई, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कब जारी की गई, तो ये डेट आपने याद रखनी है। ये संस्थान वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यदि कृषि का कोई पेपर है तो वहां आप इनको याद कर सकते हो। देश में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपको पंतनगर उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं पर है जो सबसे पहले 1960 में खोला गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये चीज आपके काम की नहीं है, स्किप कर सकते हो। बस इसमें एक अम्ब्रेला योजना याद रखना, अम्ब्रेला ये कृषि वाली है। हालांकि अम्ब्रेला योजना 3-4 चल रही है भारत के अंदर, लेकिन जब कृषि की बात आएगी तो इसमें 11 कृषि से संबंधित योजनाओं को जोड़ा गया है। उसके बाद आपने ये याद रखना है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भारत सरकार ने क्या रखा था, 2022 रखा था। हालांकि इसको बढ़ा दिया गया, अभी किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। हरित क्रांति कृषकोन्नति योजना, ये 2005 में आती है, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आती है। एक ये पॉइंट याद रखना है, और बस एक ये पॉइंट याद रखना, हालांकि ये मैं आगे कराऊंगा आपको। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ये 2013 में आता है। और ये जो था, ये जो PDS की दुकानें होती हैं जहां से कोटा वगैरह जो मिलता है, उसके संरक्षण के लिए था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कह सकते हैं, मिशन कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो दुग्ध क्रांति, जैसे कि मैंने बताया 2 टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, और उसके साथ साथ और भी काफी सारा डाटा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। करंट का कुछ डाटा भी मैंने रखा है, पैट में पूछा जा सकता है, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुग्ध क्रांति, या ये कहें कि ऑपरेशन फ्लड या सफेद क्रांति, इसकी शुरुआत होती है 13 जनवरी 1970 में। किसके द्वारा की जाती है, तो वर्गीस कुरियन जी के द्वारा की जाती है। वर्गीस कुरियन जी इसके आपके दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। इससे पहले जो हरित क्रांति है उसके जनक माने जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। इनके द्वारा ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड पूछे 1970 आपने मार्क करके आना है। कब स्टार्ट होता है, तो 13 जनवरी को। इसके जनक वर्गीस कुरियन, मैं आपको फिर बता देता हूं। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन एंड फ्लड, ये क्या था, तो ये देखिए हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है सफेद क्रांति से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बजट 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि ऑपरेशन ग्रीन एंड फ्लड को स्टार्ट किया जाएगा, और इसके अंदर टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप को रखा जाएगा। और ये क्या चीजें थी, इनको हरित क्रांति से जोड़ा जाएगा, या ये कह सकते हैं कि 22 ऐसे कृषि उत्पाद जो अति शीघ्र खराब होने वाले थे उनके संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। तो इसके अंदर टॉप के अंदर किसको रखा जाए, टमाटर, आलू, प्याज। तो ऑपरेशन ग्रीन एंड फ्लड पूछा जाए तो ये स्टार्ट होता है 2021 में। किससे संबंधित है, तो 22 कृषि उत्पाद हो गए और उसके साथ साथ टॉप से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अब देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है 1965 में, 16 जुलाई 1965 ईस्वी को। किसके द्वारा की जाती है, तो वर्गीस कुरियन जी के द्वारा ही की जाती है। इससे पहले मैंने जो ये श्वेत क्रांति पढ़ाई है, दरअसल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सिफारिश पर ही भारत के अंदर दुग्ध क्रांति स्टार्ट होती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को। वर्गीस कुरियन इसके संस्थापक माने जाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर आनंदा गुजरात में देखने के लिए मिलेगा आपको। वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। आनंदा नामक आपने दूध वगैरह भी पढ़ा होगा, दूध और घी, दही वगैरह ये भी आती हैं आनंदा के। विश्व दुग्ध दिवस की बात करें 1 जून को मनाया जाता है। थीम जो है इसकी डेयरी नेट जीरो, ये 2022 की थीम है, इंपोर्टेंट है 2022 की।
थीम इंपॉर्टेंट क्यों होती है? यूपी ट्रिपल एससी थीम भी पूछकर चलता है, थीम पूछता है, सूचकांक पूछता है, डे पूछता है आपसे, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर, उनके संस्थापक, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करेंगे तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये वर्गीज कुरियन जी का ही जन्मदिन है, जिसको हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इंटरनेशनल वाला 1 जून को हो गया और नेशनल वाला आपको मिलेगा 26 नवंबर को। इसकी थीम याद रखना, छोटी सी थीम है, ज्यादातर छोटी थीम एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ज्यादा बड़ी थीम नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो आपने ये डाटा सारा का सारा याद करके चलना है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बस स्किप मत करना। वीडियो यहां तक आए तो कुछ पॉइंट और हैं, बस इनको और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, करंट के क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पुरस्कार, ये 2022 की ही मैं बात कर रहा हूं, ये किस लिए दिए जाते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया था पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, जहां पर क्या होता है, देखिए जहां पर आपको कोटा दिया जाता है ना, सरकारी अनाज वगैरह जो मिलता है, जहां से उन दुकानों के बारे में बात हुई है, उसमें सबसे अच्छा काम यानी डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे अच्छा काम किसने किया है? उड़ीसा ने, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। एक तो देखिए खाद्य सुरक्षा पुरस्कार है, उसके बाद है चौथे नंबर का जारी किया गया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। पुरस्कार अलग चीज है, सूचकांक अलग चीज है। तो यहां पर तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, और यहां की बात करें तो ये 3 तरह का डाटा आपको पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर। अभी आपने पर्यावरण का जो पेपर हुआ था, वन विभाग वाला जो पेपर हुआ था, तो उसमें देखिए ये चीजें आई हैं, उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रथम स्थान पूछा था। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं सूचकांक वगैरह से। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई के द्वारा इसको शुरू मतलब वितरित किए गए हैं, जारी किया गया है, चौथे नंबर का है। इसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान आ जाएगा आपका तमिलनाडु का, दूसरा गुजरात का, और तीसरा महाराष्ट्र का। तो आपको ये चीजें तो पता नहीं, यानी कि पूरे ऑल ओवर भारत में सबसे अच्छा स्थान किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है फूड सेफ्टी के लिए। फूड सेफ्टी यानी संरक्षण प्रदान, देखिए ये तो था जो पीडीएस की दुकान होती है जहां पर आपको सरकारी कोटा मिलता है, वहां पर अच्छा काम करने के लिए तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। लेकिन खाद्य संरक्षण के लिए अच्छा काम करने वाला राज्य तमिलनाडु आ जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। गोवा की बात करेंगे तो गोवा आ जाएगा आपका छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा है। और यहां पर यूपी का स्थान और आप नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा 8वां स्थान आपका यूपी का मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दोगे तो वहां पर पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट की बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। देखिए खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये तो इसमें इंपोर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन ये चीज देख लीजिए, सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य यानी सेफर फूड बेटर हेल्थ, ये इसकी थीम है, और ये 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार की बात करेंगे तो खाद्य पुरस्कार ये दिया गया था इसी में 7 जून को ही सिंथिया रोसेनजेविक को। तो ये पुरस्कार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोसेनजेविक को दिया गया है। इन्होंने खाद्य संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और दिवस जो मनाया गया है 7 जून को मनाया गया। थीम ये है इसकी सुरक्षित भोजन और बेहतर स्वास्थ्य। ये मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के यानी डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो डब्ल्यूएचओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम के अंदर पूछी भी जा सकती है, इसको भी आप यहीं पर देख लीजिए। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका गठन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जनेवा के अंदर। विश्व खाद्य दिवस की बात करें, अब देखिए ये खाद्य सुरक्षा दिवस है और ये विश्व खाद्य दिवस, ये करंट के क्वेश्चन है, मैंने इंक्लूड किए हैं क्योंकि सारी चीजें भोजन या कृषि से जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी चीजें मैंने एक ही वीडियो में आपको कवर करा दी। विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे, ये एफओ के द्वारा मनाया जाता है और ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस अलग चीज है, विश्व खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी डे अलग है, और वर्ल्ड फूड डे अलग है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये चीजें आपने याद रखनी है। ये एफओ के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम के अंदर मिलेगा, रोम। तो ये चीजें हैं।